मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास में 4.3 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है 4.2 में। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। देखिए, एक बिंदु है हमारे पास, बिंदु जिसके निर्देशांक है 2 और 14। इस बिंदु पे x का मान जो है 2 है और y का मान जो है वो 14 है, 14 है। और ऐसे हमने दो समीकरण लिखने हैं। देखिए, एक समीकरण तो मान लो मैं ये लिखता हूं, ये समीकरण है, ये लाइन है, इसका समीकरण लिखना है। और इसमें ये x का मान और ये y का मान समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो मैं एक समीकरण लेता हूं। पहला समीकरण x जमा में y बराबर है 16। देखो, आप यदि आप x का मान इसमें 2 लिखते हो और y का मान इसमें 14 लिखते हो, तो दोनों को जोड़ते हो, यहाँ पे 2 + 14 तो 16 आ जाएगा, संतुष्ट कर जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि ये समीकरण जो है, ये पॉइंट बिंदु इस समीकरण का हल है। तो ये बिंदु इसके जो संख्या होगी, जो रेखा बनेगी, जो ग्राफीय रेखा बनेगी इस समीकरण की, उसके ऊपर होगा, ये मीनिंग है। और दूसरा समीकरण की बात करूं मैं, दूसरा समीकरण आप लिखेंगे तो दूसरा समीकरण मान लो ये है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर 7x - y = 0। अब देखो, x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, 2, तो 7 की और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 14 आ जाएगी। 14 और y की वैल्यू 14 - 14 0, 0 = 0। ऐसे आप बहुत सारे समीकरण लिख सकते हैं सोच के। तो ये दूसरा समीकरण है, ये क्या है, दूसरा समीकरण है। तो ये दूसरा समीकरण ये हो जाएगा। आगे क्या लिखता है, क्या पूछता हमारे से, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो इस बिंदु से अनंत रेखाएं जो है गुजर सकती हैं, बहुत सारी गुजर सकती हैं, अपरिमित रूप से अनेक। तो इसका जो है ये लिखोगे जवाब कि बिंदु 2,14 से अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं जो है गुजर सकती हैं, ये जवाब है। तो क्यों तो आप इसके अंदर देख ही रहे हैं कि ये बिंदु है, इसके अंदर बहुत सारी गुजर सकती हैं, क्योंकि ये जो बिंदु है वो बहुत सारी जो है समीकरणों का हल हो सकता है, तो इससे गुजर सकती हैं। अब मैं उदाहरण नंबर 3 की बात, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं आपके साथ। थर्ड 4.3। अब थर्ड की स्टेटमेंट पढ़िए। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर है ax + 7 के आलेख पर स्थित है। देखिए, वैसे मैं एक रफ सा आलेख बनाता हूं। ये आलेख है हमारे पास, ये आलेख इस समीकरण का है, 3y = ax + 7, इसका आलेख है। इसका आलेख ये रेखा है, ये हम मान लेते हैं। अब हमारे को स्टेटमेंट कहता है कि बिंदु है, ये बिंदु 3,4 और ये बिंदु इस समीकरण के आलेख के ऊपर स्थित है। जैसे आपको ग्राफ में दिखाया गया है, ऊपर है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी बिंदु किसी समीकरण के आलेख के ऊपर हो तो वो बिंदु इसका हल होता है, तो आप लिखोगे कि बिंदु जो है, बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर है ax जमा में 7 का हल है। क्यों? क्योंकि इसकी बिंदु इसके ऊपर है तो इसका हल होगा। ये बिंदु इसके अंदर लिखोगे आप, x की मान 3 और y का मान 4।
तो y का मान 4 लिखेंगे, 3 इंटू 4 हो जाएगा, a इंटू 3 हो जाएगा प्लस 7, अब 12 और ये 3a प्लस 7 साइड में आगे माइनस का हो जाएगा 3a, ये 5 इक्वल टू 3a और 3 से डिवाइड करोगे तो 5/3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा का मान जो है 5/3 ये आ जाएगा। इसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। फोर्थ की स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, क्या है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, फिक्स है, पहले किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो 8 रुपए पे करने पड़ेंगे और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। तो यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, देखिए इस बात को आपने ध्यान रखना है कि गाड़ी जो चली वो टोटल x किलोमीटर चली, x किलोमीटर इतनी चली। अब जो पहला किलोमीटर उस तक यहां से यहां तक है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, इसका 8 रुपए किराया है 1 किलोमीटर का, और बाकी जो किलोमीटर है देखिए टोटल है x किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया अलग है, तो यहां से यहां तक कितने किलोमीटर होंगे, x माइनस 1 किलोमीटर, x माइनस 1 किलोमीटर। देखिए यहां पे मैंने 1 किलोमीटर का अलग से क्यों लिखा, क्योंकि यहां स्टेटमेंट में गिवन है कि पहले किलोमीटर गाड़ी चलेगी फर्स्ट किलोमीटर तो उसका किराया है 8 रुपए पर किलोमीटर, एक पहले किलोमीटर का 8 रुपए, और आगे जितने किलोमीटर चलेगी उसका किराया 5 रुपए, 5 रुपए। तो अब टोटल हमारे पास क्या है कि 1 किलोमीटर तो 8 रुपए के हिसाब से चली और x माइनस 1 किलोमीटर चली 5 रुपए के हिसाब से, टोटल x किलोमीटर चलेगी गाड़ी और कुल किराया y रुपए हो, कुल किराया y रुपए हो, तो एक रेखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो आप ये लिखिए कि कुल किराया स्टेटमेंट के हिसाब से जो है कुल किराया इसके हिसाब से क्या होगा, 1 गुणा में 8, ये पहले किलोमीटर का है 1 गुणा में 8 और 5 गुणा में x माइनस 1 ये बाकी किलोमीटर का है, और कुल किराया दे रखा है y, ये 8 प्लस 5x माइनस 5, तो इसको प्लस करोगे तो 5x प्लस 3 आ जाएगा। अब इसका आप आलेख खींच सकते हैं, थोड़ा सा टेबल बना लेता हूं, चलो टेबल बना लेता हूं। ये हमारे पास x है यहां और ये है y इक्वल टू 5x प्लस 3। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू मैंने 0 ले ली, यहाँ पे 0, x की वैल्यू 0 लिखी तो y 3 आ जाएगा। x की वैल्यू -1 ले ली मैंने, -1, तो ये -5 हो जाएगा, -5 प्लस 3 -2 आ जाएगा, और x की वैल्यू 1 ले ली 1, तो 5 1 5 प्लस 3 8। तो अब आप जो है इसको स्केल पैमाना लेके और x एक्सिस y एक्सिस खींच के आप ग्राफ बना सकते हैं। अब हमारे पास इसकी सॉल्यूशन ये आ गया, पहला 0 3 हो गया, -1 -2 हो गया, 1 8 हो गया। ये बिंदु आप लगाएंगे ग्राफ पे और इसका ग्राफ खींच सकते हैं आप, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं बात करता हूं आपसे 6th जो है क्वेश्चन की, 6 देखो आप, क्वेश्चन 6 4.3। 6th में क्या है कि एक एचर बल, जो यहां बल है वो एचर है, कांस्टेंट है, लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य है। देखिए ये पिंड है हमारे पास, बॉडी है जिसको हम पिंड कहते हैं, पिंड है, और इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, फोर्स बल एचर बल लगाया, और ये आगे दे भी रखा है कि 5 जो है मात्र के है, बल जो है यहां बल के मान लेता हूं, के। तो इसमें क्या परिवर्तन आया, एक तो इसका डिस्टेंस जो दूरी, इसको दूरी तय की, मान लो अभी यहां आ गई, ये पिंड जो है यहां आ गया, पिंड जो है थोड़ा सा यहां आ गया, तो ये दूरी जो तय की उसने, दूरी ये x तय की,
इसके पिंड के ऊपर फोर्स बल लगाया तो इसने जो डिस्टेंस किया, दूरी तय की, वो x जो है मात्रक तय की, ये मान के चलिए x मात्रक, और जो कार्य किया वो y किया। तो हम ये मान लेते हैं, मान लो पिंड द्वारा तय की हुई दूरी x, तय की दूरी x, और जो कार्य किया गया, दूसरी जो चीज का है वो कार्य किया गया, पिंड द्वारा कार्य किया गया, पिंड द्वारा कार्य किया बराबर y, ये मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं किसी पिंड के ऊपर बल हमने लगाया कि ये एच है, ये फिक्स है, तो उसने दूरी x तय कर ली, x मात्रक, और कार्य y किया। तो प्रश्न के अनुसार हमारे क्या दे रखा है, प्रश्न के अनुसार ये जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ ना कि कार्य पिंड द्वारा तय की दूरी के अनुक्रमानुपाती है, तो कार्य है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये अनुक्रमानुपाती जो है, अनुक्रमानुपाती ये है, मीनिंग होता है इसका कि यहां पे ये मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x, y इज प्रोपोर्शनल टू x। अब ये जो साइन है ना, इक्वल टू में चेंज करते हैं, तो इक्वल टू में चेंज कब होगा, जब हम k की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो हमारे पास 4 स्टेप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास डायरेक्ट होता है, याद करना आपने। और अब k की वैल्यू जो है केस में लेनी है हमने, k इक्वल टू 5। आप देखो k को लिखा हुआ, k को 5 मात्रक लेंगे, बल को हम 5 मात्रक लेंगे, मात्रक। तो अब जो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये है कि 5 लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x। अब इसकी टेबल बन जाएगी, इसका ग्राफ बनाना हमने, x y, x0 y0 x1 y5। अब बड़े इजीली आप ग्राफ बना सकते हैं इसका। देखिए ये हमारे पास x एक्सिस है, x एक्सिस, और ये y y डैश है, y y डैश ये। तो इसका पैमाना हम लिखेंगे, पैमाना तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 x अक्ष के साथ और y अक्ष के साथ ये लिखिए। अब x की वैल्यू तो 1 तक, ये 1 आ गया, y की वैल्यू 5 तक है, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए 0 0 ये पॉइंट है और x1 y5 ये पॉइंट है, यहां इसको मिलाओगे ये हमारे पास इसका आ जाएगी, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 5। ऐसे करना, इसी ग्राफ बन जाएगा। अब आगे क्या कहता है अगले पार्ट में, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक, ये सेकंड पार्ट है, दूरी को मैंने x माना है, x तो x 2 मात्रक हो, x ये 2 मात्रक हो, मात्रक, तो तब हमने क्या निकालना है, आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो उसके कितना कार्य हुआ तो y निकालेंगे, x की वैल्यू 2 यहां पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 2 है तो कार्य हो जाएगा 10। और थर्ड में आ जाएगा जब x बराबर 0 मात्रक हो, मात्रक तो पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, x को 0 लिखोगे यहां तो y को 0। इसका ये मान के चलो कि भाई पिंड द्वारा जो है 0 इसमें डिस्टेंस कवर किया, कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया, तो उस टाइम जो है कार्य भी कुछ नहीं हुआ। ये मीनिंग है 0 0, जो ये पॉइंट है ग्राफ पे यहाँ पे। और ये वाला ग्राफ पे क्या x2 लेंगे आप आगे 2, तो y 10 आएगा, आगे क्या आ जाएगा, इसको आगे बढ़ा के 10 तक आ जाएगा। इसमें ऐसे हम करते हैं। अब इसमें कुछ और आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, वो देखिए
किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। हाँ जी, अब आप नेक्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। देखिए स्टेटमेंट में एग्जाम्पल जो है 7th की जो है आप स्टेटमेंट पढ़िए। आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए। 7th की, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ितों के लिए हाँ जी, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया। तो ये प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए जो है उन्होंने अपना योगदान दिया। तो एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो, और उसमें बिल्कुल सिंपल सा है कि दोनों ने मिलके 100 रुपए दिए। दोनों ने मिलके, ये पता नहीं है कि ज्यादा किसने दिए कम किसने दिए, ये दोनों का पता नहीं है। तो ऐसा सिंपल है, हम ये मान लेंगे इसमें 7th में जो यामिनी है, यामिनी का अंशदान, यामिनी का अंशदान x रुपए मान लेते हैं, x रुपए। और दूसरी लड़की है फातिमा, फातिमा का अंशदान वो y रुपए मान लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार दोनों का ऐड करेंगे x + y = 100 रुपीज। ये हमारे पास समीकरण है। ये वही है जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था कि दो बल्लेबाज जो मिलके जो है 176 रन बनाते हैं, 180 रन बनाते हैं। तो ये हमें पता नहीं था कि पहला बल्लेबाज कितने बनाता है, दूसरा बल्लेबाज कितने बनाता है। वही सेम है, कोई इसमें नया नहीं है। अब मैं आता हूं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 पे बात करता हूं आपसे। 8 में क्या है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहां फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। तो यहां समीकरण ये है कि F मींस फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है 9/5 मल्टीप्लाई C, ये C मल्टीप्लाई में है, और +32, ये फार्मूला है। अब इसमें ये आप मान के चलो कि इनमें से एक x है एक y है। जैसे आमतौर पे समीकरण में हम देखते हैं कि दो चर होते हैं x और y, जैसे वहां देख रहे हैं आप। यहां जो है f और c चर है, f और c चर है दोनों। तो ये आपने करना है। अब फर्स्ट देखिए क्या है। फर्स्ट सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख बनाइए। पहला काम तो ये है, इसका आलेख बनाना है। तो आलेख में क्या है, इसकी टेबल्स बनेगी। पहले टेबल्स, तो C ऊपर आएगा, इसमें x एक्स पे कौन सा लेना है वो देख लें। सेल्सियस को x एक्स पे और फ़ारेनहाइट को y पे, ठीक है। C को तो अपने इस x एक्स पे लेना है, इसको y एक्स पे लेना है। तो वो ही लेना पड़ेगा जो लिखा हुआ है 9/5C + 32। अब C की वैल्यू 0 थी 32 आ जाए। C की वैल्यू 0 थी 32,
2 आ जाएगा। अब इसमें c की वैल्यू 5 के मल्टीपल में पुट करोगे आप, तो 5 पुट कर देता हूं c की वैल्यू 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 41। अब ये 2 पॉइंट्स काफी हैं, तो इसको हम क्या है कि अब मैं एक्स एक्सिस लेता हूं यहां, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर सेल्सियस का टेम्परेचर आएगा, और ये हमारे पास जो है वाई एक्सिस है जिसे फारेनहाइट का जो है टेम्परेचर आएगा। अब देखिए x की वैल्यू 5 तक है, इसकी 42 तक है, स्केल यहां डिफरेंट लेंगे, पैमाना जो है पैमाना, तो इसमें यहां x एक्सिस के रूप में ही लेता हूं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अलोंग x एक्सिस, x x के साथ, x x के साथ, और यहां पे मैं क्या ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 ले लेता हूं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 की बजाय आप जो है 6 ले लो, 6 जो है अलोंग वाई एक्स के साथ। ये डिफरेंट हो सकता है वैल्यू देख के डिफरेंट हो सकता है। ये 5 तक जाना है मैंने, 1 2 3 4 5, और ये 6 तक है, 6 12 18 24 30 और 36 और 42, ये ले लें। अब देखो x0 y32, तो 30 जो है यहां आया 33 बिल्कुल बीच में, 30 और 36 के बीच में 33 बिल्कुल बीच में आएगा, तो उससे थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, 33 से थोड़ा सा लेस। ये पॉइंट्स हमारे पास हो जाएगा, दिस पॉइंट इज 0 और 32। अब सेकेंड पॉइंट 541, ये 5 है और ये 41 इससे थोड़ा सा कम होगा, यहां बिल्कुल 90 पे जाएगा सिस्टम और यहां 90 पे जाएगा, और ये पॉइंट है 541, और इसको ऐसे मिलाओगे आप, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसके ऊपर फिर लिखना है हमने दिस इक्वल टू एफ इक्वल टू 9/5c + 30, ऐसे लिखेंगे। अब इसे कुछ और पार्ट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे सेकंड पार्ट देखो आप, सेकंड पार्ट में क्या है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फारेनहाइट टेम्परेचर क्या होगा, तो C को आप 32 30 लिखोगे, 30 डिग्री C को इसमें, तो F क्या होगा फिर, F C को 30 लिखेंगे, 9/5 मल्टीप्लाई 30 + 32, ये कैंसिल हो जाए 6 से, तो इसको ऐड करोगे +32, इसको ऐड करें 6 आ जाएगा और दिस 8, तो 86 जो है डिग्री फारेनहाइट में आ जाएगा, 86 डिग्री फारेनहाइट। ये सेल्सियस में था, ये फारेनहाइट में आ गया। अब इसके बाद क्या है, तापमान 95 डिग्री फारेनहाइट में हो। अब थर्ड पार्ट में क्या है कि जो हमारे पास फारेनहाइट में टेम्परेचर है वो है 95 डिग्री फारेनहाइट। अब हमने C निकालना है, तो F की वैल्यू यहां कौन 95 डिग्री और इक्वल टू 9/5c + 32। पहले 32 माइनस कर देंगे इसमें से, 9/5c आ जाए, 32 को इस साइड में ले आएंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे, देखो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और ये 63 आ जाएगा, 9/5c। अब इसको इस साइड में लेके आएंगे तो 5 तो मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में आ जाएगा, तो 9 35 डिग्री आ जाएगा, C 35 होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि जब फारेनहाइट टेम्परेचर 95 हो फारेनहाइट में, तो डिग्री में मापेंगे तो 35 डिग्री आएगा, ये कहता है। इसके बाद फोर्थ क्या कहता है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फारेनहाइट में टेम्परेचर क्या हो, तो निकाले रखे हैं कि यदि तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फारेनहाइट कितना होगा 32, तो
तो 0 पुट करना, F32 आ जाएगा। और फिफ्थ देखो आप, पांचवा जो है ये समझाने वाला है, पांचवा क्वेश्चन। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। दोनों बराबर हो, तो बराबर हो तो F इक्वल टू C मान लेते हैं हम। बराबर तभी होंगे ना जब F इक्वल टू C हो। तो वहां पे आप जो है F की जगह जो है F रखिए और C की जगह F रखिए, C की जगह और 32, क्योंकि F इक्वल टू C है तो C को हम F लिख सकते हैं, F को हम C लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो या तो C में लिख लीजिए या F में। तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको इस साइड में आ जाओ, इस साइड में माइनस करेंगे तो 9.5F इक्वल टू 32 आ जाए। एलसीएम आएगा 5, तो 5 एलसीएम आएगा तो 5F माइनस 9F इक्वल टू 32, और दिस इज माइनस 4F अपॉन 5 इक्वल टू 32। अब इस साइड में जाएगा तो ये होगा 32 मल्टीप्लाई 5 अपॉन माइनस 4, तो ये आ जाएगा तो माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उस केस में क्या है कि CB और FB दोनों बराबर होंगे, माइनस 40 डिग्री। माइनस 40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और जो है सेल्सियस दोनों इक्वल हो जाएंगे संख्यात्मक रूप से, ये यहां लिखता है। थैंक यू वेरी मच।